बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता नहीं नजर आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे, जिसके बाद किसानों के संगठनों ने एक बैठक की जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से 5 नाम मांगे गए हैं, लेकिन इस बीच और भी खबरें आ रही हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि कुछ किसानों के बीच कुछ नेता हैं जो कि समाधान चाहते ही नहीं, मामले को और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नाम कहीं ना कहीं 5 से 12 तक जा रहा है। एमएसपी पर कमेटी की जब बात हो रही है उस पर भी, पर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से क्या 5 नाम चुने जाएंगे जो कि अब सरकार से सीधी बात करेंगे। क्या वजह है कि ये आंदोलनकारी जो हैं इनको किसानों को वापस नहीं जाने दे रहे? वादा खिलाफी किसकी तरफ से हो रही है? अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी मांग को हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, कानून को वापस ले लेते हैं, उस वक्त जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसको कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, अगर सरकार वादा खिलाफी कर बैठी तो क्या होगा। सरकार ने पहले दिन ही रिपील करने की बिल लाई और उसको पास भी करा दिया दोनों सदनों में। अब भी इनको भड़काया जा रहा है, अब भी इनको कहा जा रहा है वापस मत जाओ, यहीं बैठो। अब ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात हो रही है। अब इस बीच एक और खबर आ रही है दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से, जहां किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। इस सिलसिले में सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियां जो हैं वापसी का ऐलान भी कर सकती हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ। और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों का जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। बात का बतंगड़ ना बनाएं। कई सारी जत्थेबंदियां हैं, 32 अलग अलग गुट हैं, उनमें से कई सारी जत्थेबंदियां हैं जो वापस जाना चाहती हैं। अभी हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ेंगे, पुष्पेंद्र चौधरी जी भी जुड़ेंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जल्दी से जावेद मंसूरी के पास चलते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और दीपक रावत सिंगू बॉर्डर पर हैं। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? आप सबको मेरा नमस्ते सप्रेम। लेकिन पहले बताएं जावेद, ग्राउंड पर क्या हो रहा है?
ये गाजीपुर में मेरी मौजूदगी है और रोज़ की तरह यहाँ पर किसानों के मोर्चे जो हैं अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। हमेशा संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तरफ से नाम मांगे गए हैं 5 नाम, उसको लेकर अब किसान संगठनों के बीच ही एक तरह से मतभेद हैं, क्योंकि आज 40 किसान संगठनों की बैठक होनी थी जिसे रद्द कर दिया गया है। 4 तारीख को एसकेएम की बैठक होगी। प्रबल प्रताप जी हैं, किसान नेता हैं। सर, अब ये बताइए कि आप 5 नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जब सरकार ने एक किसान नेता को फ़ोन किया है तो क्यों उन 5 नाम नहीं दे रहे हैं आप? अभी कोई भी चीज़ होती है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आती है जी। पहले चिट्ठी हमने भेजी है रिटर्न, हाँ। तो सरकार रिटर्न पहले भेजे, अपनी मंशा स्पष्ट करे, फिर हमारी 4 तारीख को एसकेएम, मैं एसकेएम का मेंबर भी हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली का भी, तो मैं मीटिंग्स में भी रहता हूँ। तो पहले सरकार अपना करे। 4 तारीख को हम 4 तारीख को 4 तारीख के सामने आ रहा है कि कुछ किसान संगठन वापस जाना चाहते हैं। कोई मतभेद नहीं, कहा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ लोगों की। कौन है ये लोग? कोई मतभेद नहीं है हमारे लोगों के बीच में, हम सब एक हैं, एकताबद्ध हैं। ये सरकार का परेशान है कि वो पहले दिन से ही इस आंदोलन के खिलाफ साजिश कर रही है और एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा उन्हें ना बनाएं, इसलिए ये सब सारी चीज़ें, जो एमएसपी गारंटी कानून का विरोधी होगा वो किसान विरोधी होगा, वो देश विरोधी होगा। कि अब जब कुछ किसान संगठन वापस जाना चाहते हैं, खुले तौर पर अब ये बात कही जा रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो जाना चाहता है, कुछ लोग रोकना चाहते हैं? देखिए, हम सब लोग यहाँ पर बैठने नहीं आए, यहाँ रहने कोई नहीं आया है, ये सरकार ने हमें यहाँ बैठाया है। हम तो सरकार से मांग कर रहे थे, अगर पिछले ही नवंबर में ये बातें मान ली होती तो चले गए होते। ये तो सरकार के ऊपर, सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है, चार्टर्ड और डिमांड्स भेजे हैं, सरकार ने उस पर क्या जवाब दिया? जवाब दे, बैठे, बातचीत करे, फॉर्मली। पर ये हर बार इनकी डिमांड की लिस्ट बदलती जाती है। सबसे पहले कहा था तीनों कानून रिपील करें, अब कहीं और अड़ रहे हैं। यही सवाल दीपक रावत के पास लिए चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं किसान? दीपक, बताइए। आनंद, यहाँ हमेशा की तरह से मीटिंग का दौर चल रहा है। कुछ किसान नेता ये कहने को तैयार हैं कि जो कृषि कानूनों के बारे में चर्चा थी, उनको वापस लेने की जो मांग थी, उसको सरकार ने मान लिया है, तो अब यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ किसान संगठन ये हैं कि हमारी मांगे और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर किसानों की बैठक होती है। अभी सुबह हरियाणा के किसान नेताओं की बैठक हुई और अब जो है जो पंजाब की जो जत्थेबंदियां, करीबन 32 जत्थेबंदियां हैं, उनकी बैठक की जा रही है। कि हरियाणा के किसानों की बैठक इसलिए हुई कि वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसको लेकर सरकार के सामने किस तरह का प्रस्ताव रखना है, अगर हरियाणा सरकार उनको बुलाती है बातचीत के लिए। और जो पंजाब के किसान हैं वो इस बात को लेकर बैठक कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो एसकेएम की बैठक होने जा रही है, उसमें जो 5 नाम दिए जाने हैं सरकार के सामने कमेटी के लिए, वो नाम कौन कौन से होने वाले हैं। तो फिलहाल एकजुटता नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कोई चाहता है कि वो घर चले जाएं, क्योंकि कृषि कानून जिसकी मुख्य तौर पर मांग थी, उसको लेकर अब मामला शांत हो गया, खत्म हो गया, तो चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो मांगे हैं, जिसमें तमाम क्या ये बात सही है? सिंघू बॉर्डर पर जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्होंने जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये आग्रह किया है कि उनके खिलाफ जितने केस दर्ज हैं उन केसेस को वापस ले लिया जाए, तो क्या कहीं ना कहीं अब आज अचानक सारे किसान नेता ये मांग कर रहे हैं कि पहले केस वापस लो, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे? क्योंकि ये कहा था कि आप आइए, हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए और फिर देखते हैं क्या करना है। बताइए जावेद, बताइए। जावेद के पास जा रहा हूं। दीपक, वहां कुछ जावेद इशारा कर रहे हैं। जी जावेद। राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं हमें, उनसे बात करते हैं। सर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। युगल थोड़ा आगे आए। राकेश टिकैत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बड़ा डेवलपमेंट राकेश जी हुआ है, जरा ये बताइए कि सरकार ने कल एक किसान नेता को फोन किया, ये एसकेएम ने माना है कि 5 लोग अपने नाम भेजिए। आप लोग कह रहे हैं कि औपचारिक निमंत्रण दीजिए, तो क्या ये बात आगे कैसे बढ़ेगी सर? बढ़ जाएगी, वहाँ तय कर लेंगे किसके पास में फोन आया, उसकी क्या हुआ है, और बुला लो ना, तो फोन करके बुला लो ना, किसे बुलाना, मीटिंग कर लो। नहीं, जो उनको फोन किया, इस बात को आप मान रहे हैं? नहीं मानेंगे? एसकेएम को औपचारिक न्योता मिलना चाहिए बातचीत का। आप इसको अगर मान लिया तो आप कमेटी में नाम भेज दीजिए सर। तय कर लेंगे वहाँ पे किसको फोन आया। फोन की कोई ऑथेंटिक वो होता है,
सर ये भाई- तो आप ही मान रहे हैं कि फोन किया है, एक नेता को किया है। ना एसकेएम का कल बयान आया सर कि एसकेएम के एक नेता को सरकार ने ये फोन किया है। सरकार तो फोन करती रहे हैं, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चले, मीडिया को फोन करे सारी सरकारें। नहीं 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 और नहीं सर- नहीं नहीं फिर नहीं मीडिया के लोग सर हमको करे। मैं ये कह रहा हूँ कि एसकेएम ने कल बयान जारी किया, जो आपकी नीतिगत फैसले लेती है, सबसे बड़ी बॉडी है, ये इनका वो कह रही है। इनका चाल है। हाँ। अभी ये इसे भी चल लेंगे 2-3 दिन, इसको भी चल लेंगे। ये नहीं, क्या चाल नजर आ रही है? सरकार तो कह रही है कि कहाँ है? बातचीत कौन कर सी लो। सरकार ने? किस आदमी ने फोन करा? सर आपके पंजाब के किसान किस संगठन, आदमी ने फोन करा? किस आदमी ने करा फोन सरकार में? वो तो आप बताएंगे ना सर, नहीं। उनसे पूछेंगे, आपके संगठन के नेता हैं। हाँ तो बता देंगे, फोन तो आते रहे यहाँ तो इसमें कोई गंभीरता आपको नजर कोई नहीं आ रही है? गंभीरता नहीं है इनमें, धोखा नजर आ रहा, गंभीरता लेकिन नजर आ नहीं, रहा। आज बैठक भी होने वाली अच्छा, थी, वो तो बैठक रद्द सरकार की होगी। तरफ से पहल हो रही है कि 5 नाम दे। राकेश टिकैत कह रहे हैं इस पे कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत को लगता है उनको फोन क्यों नहीं किया गया है। कोई नहीं अब जाना मैं जरा चाहता। चौधरी सब बीरेंद्र यही सिंह है। और पुष्पेंद्र चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह, बताइए। ये हो रहा है कि ये राकेश जी पजल्ड ये- हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके सामने खिलौना आ गया, ये उसे तोड़े फोड़े क्या करें। इन्होंने तैनी इस 42, ये जो एसकेएम है 42 का, इसका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ये 5 नाम मांग लिए सरकार ने, ये 5 नाम देना इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं दे सकते। ये देख लीजिएगा, अभी 2 दिन में सामने आ जाएगा। कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ये सर्वमान्य नेता के बगैर ये आंदोलन भटकाव पे है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। जो लोग तय कर रहे हैं, जो लोगों ने तय कर लिया कि भाई मांग पूरी होगी, जैसी भी थी, गलत थी सही थी, मांग पूरी होगी, अपने घर जा रहे हैं। अब ये लोग इन्हें घेर के बैठेंगे, जिससे इसे सरकार को दबाव में ला के गलत, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मकसद यहाँ से जाना नहीं है। यहाँ से जाके इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इन्हें किसी ना किसी बहाने पर बाल की खाल तार तार के इन्हें यही कह रहना है, प्याज के छिलके तारेंगे और अंदर एक और छिलका निकलेगा, अंदर एक और। इनका नहीं जाने का प्रोग्राम, ये जाएंगे तो इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। ये किसी भी तरह से यहाँ अड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली समझ प्रिवेल करेगी। पंजाब में काफी होशियार लोग हैं, सबने देख भी लिया है कि भाई राकेश कहां तक ले जा सके कहानी। मुझे लगता है वो लोग अपने फैसले अपने आप कर लेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 मूल मांगों पे आंदोलन हो रहा है। एक, काले कानूनों को वापसी, इन्होंने वापस ले लिए, हमने धन्यवाद दे दिया। दूसरा, शुरू से ही कोई नई मांग नहीं है, एमएसपी की लीगल गारंटी। इस मांग को लगातार एसकेएम ने भी और तमाम नेताओं ने अपने ज्ञापनों में, लिखित में, पहले से ही, पिछले साल से आंदोलन जब शुरू हुआ था, काले कानून आए थे, उसी वक्त दे दिया था। और पब्लिकली मैंने स्वयं कई लेख लिखे, उसमें से एक लेख की हेडलाइन दिखा देता हूं, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। अब ये लेख पिछले साल का लेख है, ये अब आज पैदा नहीं हो गया है। तो ये कहना कि नई मांग है, पहले तो इसको जो है मीडिया वाले बंद करें। ये पुरानी मांग है, पहले से जुड़ी हुई मांग है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसका जो है आंदोलन का समाधान नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरा, अब ये बात कही जा रही है ये जा रहा है वो जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और सरकार चिंतित है। ये नहीं है कि एक नेता नहीं है तो भटकाव। अरे भाई, सरकार ये चिंतित है तो पकड़े किसी को। एक नेता होता तो हो सकता है उसको पकड़ लेते, लेकिन 40 नेता हैं, इसलिए कोई पकड़ में आने वाला इनके है नहीं। संयुक्त रूप से वो निर्णय लेते हैं, और जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, जब तक जो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और केस वापस नहीं होंगे, तमाम मांग लिखित में प्रधानमंत्री जी के पास जा चुकी है। वो फॉर्मल स्टैंड है, बाकी सारी चीजें जो है अंदाजा है, कयासबाजी पर है। ये तो आपकी और वो लिस्टें सब लंबी चीजें होती जाएंगी, speculation है। जो भी मांगी जाएंगी। अब आप तो ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह हो गए, जिसको एक टॉफी मिल गई, अब उसको दूसरी चाहिए, दूसरी नहीं, दूसरी मिलेगी तो फिर वो फिर अट जाएगा, टेबल पे चढ़ जाएगा, बोलेगा मुझे तीसरी भी चाहिए, और तीसरी मिलेगी, बोलेगा अभी तीसरी होगी तो मेरे को पूरा डब्बा ही चाहिए। यही करेंगे आप। आपको भी पता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है सरकार नहीं दे सकती। इसके लिए 5 मेंबरों की कमेटी की बात हो रही है। जब 5 मेंबरों की कमेटी और नाम सुझाने की बात हो रही है, तो उस पर क्यों अड़ रहे हैं? उन 5 नाम को मनोनीत करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
एमएसपी की लीगल गारंटी पुष्पेंद्र चौधरी जी आप भी जानते हैं कि ये सरकार आपको ये वादा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर कमेटी बैठना जरूरी है, इस पर सारे राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। और सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, 265 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। अगर इसकी एमएसपी की लीगल गारंटी होती है तो भारत पर कितना बार बोझ होगा। और दूसरी बात क्या डब्ल्यूटीओ इसकी इजाजत देगा? और इसकी वजह से क्या अगर भारत पर सैंक्शन हो गए तो किसान अपनी फसल बेचेगा कहां? अब जवाब सुन लीजिए। एमएसपी की लीगल गारंटी देना ना तो वैधानिक रूप से असंभव है, ना आर्थिक रूप से असंभव है। ये दी जा सकती है। इस विषय में लगातार मैंने खुद लेख लिखा है। अभी कल परसों मैंने अमर उजाला में भी वेबसाइट पे लिखा था, प्रोग्राम के बाद आपके उस पर भेज दूंगा। उसमें ना कोई खर्चा फूटी कौड़ी होना है, ना सारा बजट खर्च होना है, कोई बजट खर्च नहीं होना है। सरकारी मांग ये है कि जो एमएसपी घोषित हो उससे नीचे कोई ना खरीदे। मांग ये नहीं है कि सारा का सारा सरकार खरीदे या जबरदस्ती सारा का सारा व्यापारी खरीदे। जो मार्केट में एंटर होगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। एमएसपी रिजर्व प्राइस की तरह काम करेगी। इसके सारे आंकड़े हमने पेश कर दिए हैं और एक दो दिन पहले लेकिन एमएसपी तभी दी जाती है जब आपकी फसल की क्वालिटी एक तरह की हो। पुष्पेंद्र चौधरी जी ये क्यों भूल गए कि जब तक आपकी फसल की क्वालिटी एक पर्टिकुलर ग्रेड की नहीं होगी तब तक आप वो एमएसपी के एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर इसकी गारंटी कौन देगा? बता रहा हूं, वो मिनिमम प्राइस है। उससे वो जो लोएस्ट क्वालिटी की फसल है वो उसका प्राइस है। उसके ऊपर अगर कोई अच्छी फसल है नहीं, पर वो मिनिमम प्राइस तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए होती है ना पुष्पेंद्र चौधरी जी। ये तो आप चित में जीता पट तुम्हारे वाली बात नहीं कर सकते कि देखिए अगर फसल की एक क्वालिटी नहीं हुई तो फिर उसकी मिनिमम प्राइस की गारंटी कैसे दी जा सकती है और कौन देगा? और फिर अगर कोई फसल वो खरीदेगा नहीं तो फिर किसान बेचेगा कैसे? चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, नोएडा में बैठ के आप फसल की क्वालिटी तय नहीं कर सकते। गांव में जाओ, ऐश्वर्या जी, गांव में जाओ, वहां फसल तय होगी। ये जो नॉन फार्मिंग फार्मर है ना, ये फार्मिंग के फार्मूले नॉन फार्मिंग फार्मर बता रहे, ये व्यावहारिक नहीं है। एमएसपी हमारा समस्या नहीं है किसान की। ये समझते क्यों नहीं? हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। लड़ाई हमारी लाभकारी मूल्य की होनी थी। लाभकारी सब घटा के इसे एमएसपी पे ले आए। इन्हें क्लियर नहीं है, ये कोई विजन क्लियर नहीं है। एसकेएम में बहुत होशियार लोग हैं लेकिन कुछ लोगों के विजन अभी क्लियर नहीं है। और राकेश का तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी। ये आदमी खेती नहीं करता, खेती इसका भाई करेगा, इसे नहीं पता। बात करनी चाहिए लॉजिकल। सरकार बुलावे सबको, खाली ये 40 आदमी ठेकेदार नहीं है। इस देश के किसानों को बंधक नहीं बना सकते। ये 40 आदमी देश के किसानों को दी जा सकते। बिल्कुल पूरा है इस बात के लिए। कई हजार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक पुष्पेंद्र चौधरी जी, एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो किसान गरीब है, जिसकी आय साल में 2 लाख या 5 लाख से कम है, वो किसान जो है वो टैक्स ना दे। उस किसान के लिए मंडी में एक अलग प्रावधान हो। लेकिन जो किसान 20 लाख से ऊपर साल में कमा रहे हैं, जिनकी 2 या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं, वो सब टैक्स भरना शुरू कर दें। उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो गरीब है उसको सब्सिडी मिलेगी। जो जिन किसान की आय आमदनी अच्छी है वो टैक्स भरना शुरू करें। उनको बिजली मुफ्त नहीं मिलेगा, उनको पराली जलाने की इजाजत नहीं होगी और उनको भी टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अगर आप इन मांगों को मानने को तैयार हैं तो फिर जो टैक्स भर रहा है वो इस भार को झेलेगा, क्योंकि सरकार जिन पैसे से खरीद रही है। आज देखिए सिर्फ गेहूं में पूरे हमारे देश को 42 लाख टन की ही जरूरत है, लेकिन एमएसपी पर सरकार ने 1,10,000 टन खरीद रखा है। जो बाकी 1,10,000 टन का जो 60 लाख टन के करीब है वो तो कहीं ना कहीं पड़ के सड़ रहा है। उसको कौन बेचेगा, कहां जाएगा? उसको सरकार को फिर स्टेट गवर्नमेंट को 2 रुपए किलो में देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट वापस उसी किसान को जाकर कहेगी कि ये लो 2 रुपए में तुमको मैं फ्री में राशन दे रहा हूं। ये गेम चल रहा है यहां पर। आप मुझे एक बात बताइए, आप बोलिए कि जितने अमीर किसान हैं, जितने किसान 10 लाख या 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, वो सब टैक्स भरेंगे। उनमें से किसी को सब्सिडी नहीं चाहिए। जो सब्सिडी दी जाएगी वो सिर्फ छोटे किसान को दी जाएगी, जो कमजोर छोटे और मीडियम वर्ग के हैं, जिनकी 2 बीघा जमीन से कम है जमीनें। आप ये मानने को तैयार है? अरे आप सुन लीजिए नरसिम्हन जी, जो हम बात कह रहे हैं वो 30 साल 35 साल जो हमने खेतों में बिताए हैं, जो हमने स्टडी किया है, उसके आधार पे कह रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो सतही है।
आप पत्रकार हो, आप 30 साल 35 साल 40 साल से जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी उस एमएसपी पर तो 1.5 गुना तो मिल ही रहा है। दूसरी बात, आपने 40 साल में यह कहा कि मार्केट खोल लीजिए, आपने कहा किसान को स्वतंत्रता और स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी अपना सामान बेच सके। आपने कानून वापस करवा कर तो वो स्वायत्तता छीन ली। अब जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो खुलेआम, जो कश्मीर का सेब उगाने वाला है वो खुलेआम कहां पे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। आपने जो कानून मांगे थे, मैं आपकी तस्वीरें निकालता हूं, 2007, 2008, 2009 में आपने जो मांगे की थी उन्हीं मांगों के खिलाफ आज खड़े हुए हैं आप। वीरेंद्र जी, मेरा उत्तर सुनिए पहले। नरसिम्हन जी, सब भाई, पर पुष्पेंद्र जी एक मिनट। नरसिम्हन जी, दो तरह किसान हिंदुस्तान में, एक मजबूरी का किसान है जिसके सामने कोई नहीं। अरे थोड़ा जाइए, अभी जरा बात कर रखने दीजिए मुझे। ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत स्पष्ट में गाजियाबाद में इन्हें ये जो शौकिया किसान है, इन्होंने किसान बंधक बना रखे हैं मजबूरी के किसान के लिए। ये जो बिल आए थे ना, ये बिल किसान की जिंदगी बनाते आ गए, लेकिन इन्होंने मौका गंवा दिया, इन्होंने मजबूर कर दिया, किसान की जिंदगी दोजख कर दी। समय आएगा ये पछताएंगे, ये तो अपने घर जा लेंगे, कहीं और पड़ जाएंगे। किसान के साथ करते हैं ये परेड पैंट पहन करके आरएसएस की निकलेगा, इनके बारे में सबको पता है। मैं एक बात कह रहा हूं, अब जो ये बैठे हैं ना सड़क पे किसान, ये अपनी आय डिक्लेयर करें, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, और अगर इनकी आय 20 लाख से ज्यादा है तो ये टैक्स भरे 30 गुना, 30%। जितना कोई आम आदमी जो 20 लाख रुपए से ऊपर कमाता है 30% टैक्स भरता है, तो टैक्स भरें। अगर इस देश में 20 करोड़ 40-30 करोड़ से ज्यादा लोग अगर टैक्स भरना शुरू करेंगे, उसके बाद इन गारंटियों की बात की जाएगी। और छोटे किसान, मजदूर किसान हैं, उनके लिए सब्सिडी हो, उनके लिए छूट हो, उनको स्वायत्तता दी जाए, ऐसे कानून बने। जो ये अमीर किसान हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो इतने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और सड़कों को जाम करके बैठे हैं, इनके लिए किस तरह की रियायत, इनके लिए किस तरह की सब्सिडी? आपको और मेरे को बिजली की सब्सिडी मिलती है, हम तो टैक्स भरते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से ये सब्सिडी चाहते हैं, ये सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं। ये कैसे सही हो गया? ये सवाल भी उठता है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। अखाड़ा में आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां विष्णु महायज्ञ के समापन पर यज्ञ कुंड में आहुति डालने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं, और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है। फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा, साहब आप तो भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पर निकलती है। हमारे यहां पर जो हमारी एयरलाइंस है वह गरुड़ के नाम पर है, जो विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु की सवारी है। हम लोग तो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। उपासना विधि, भारत के अंदर भी अलग अलग उपासना विधियां हैं। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है,
कोई किसी अन्य परंपरा को मानता है, उसमें कोई मतभेद तो है नहीं। अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति ने अपने अपने दर्शन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी अपनी पूजा पद्धति। तो इंडोनेशिया और दुनिया के कई और जगह हैं जहां पर राम की आस्था और विष्णु पर आस्था बहुत है। अगर आप अंकोर वाट की भी बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुद्दा वहीं पे नहीं रुकता है। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी एक और खबर है। अखाड़ा में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा पर दिए गए बयान की। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण, ये उन्होंने हैशटैग जोड़े हैं। अब विगत माह ही भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और क्रीड़ास्थली वृंदावन को योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ स्थल घोषित किया था। अब प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां मांस मदिरा की बिक्री को भी प्रतिबंधित किया था। अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा जफर इस्लाम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके बारे में मैं जितना मैं समझ रहा हूं कि वो उसको जो विकास हो रहा है हर जगह पर उसके संदर्भ में बोल रहे होंगे। अब वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने के बयान के बाद और उनके ट्वीट के बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे कि मैं पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनने आया हूं, पिछड़ों की हक की बात करने आया हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज वो पिछड़ों की बात भी नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं करते। मुद्दों को भटकाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया है। जिस तरीके से ये खेल रच रहे हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यूपी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, यूपी की जनता की आवाज़ का मुद्दा कोई नहीं है। ये फिर से वही राजनीति पे आ रहे हैं जिसके लिए ये माने जाते हैं। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। जब कभी चुनाव ये लोग लड़ते हैं तो अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते हैं, अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं और हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट जगाने का काम करते हैं। ये कोई नई बात है नहीं, अब लोग समझ चुके हैं, इससे भी उनको कोई बहुत मदद मिलने वाली नहीं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, उनके आरक्षण का क्या हो रहा है। आप तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं ना, लोगों को बताइए कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है। बाकी चुनाव के समय तो आप मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर उनको घेरा। क्या कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। नहीं, अयोध्या में तो चंदा चोरी जारी है इनकी। आप मुझे बताइए, ये फैसला आए हुए कितना समय हो गया? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ट्रस्ट के लोग, ये लोग वहाँ पर नींव तक नहीं भर पाए हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का। और क्यों नहीं भर पाए, उसके सारे कागज मैंने दिए। चंदा चोर लोग हैं ये, इनको प्रभु श्री राम के मंदिर से कोई लेना देना नहीं। ये 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। ये चंदा चोरी करने वाले लोग हैं।
ये पुराने आरोप फिर से दोहरा रहे हैं संजय सिंह पर। कहा कि ये चंदा चोरी में विश्वास रखते हैं, प्रभु श्री राम पर इनकी कोई आस्था नहीं। लेकिन राधे कृष्ण और मथुरा पर जो बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, उस पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके काशी का गौरव लौटाने का हम काम कर रहे हैं। अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा को नगर निगम बना करके तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दे करके वहाँ मांस और मदिरा के प्रयोग पर पहले ही हमने रोक लगाने का काम किया है। मथुरा की होली को हमने आज वापस जीवंत करने का काम किया है। अब मथुरा को दिव्य और भव्य देने का समय है। आने वाले समय में मथुरा के चतुर्दिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आएगी और मथुरा का जो गौरव है उसको हम वापस दिलाकर ही रहेंगे। बीजेपी से अनिला सिंह और समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन भी है हमारे साथ। आप दोनों को मेरा नमस्ते। अनिला जी जरा इसको जरा बताइए। वो कहते हैं ना, गीता में भी और कहीं कहीं हमारे पुराणों में और वेद पाठ में लिखा रहता है, वो छंद होते हैं, उसको विस्तार से समझना पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं इस पर क्या छिपा है वो भी बताइए, क्योंकि हैशटैग में जय श्री राधे कृष्ण भी है। तो मथुरा की क्या तैयारी है? और आनंद जी, तैयारी तो पूरी है। तैयारी में कमी कहाँ रखता है हिंदू, पर यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारें जब बीच बीच में आ जाती हैं तो रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं, दीवारें बनकर खड़ी हो जाती हैं। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, या मैं कहूंगी कि हर हिंदू जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि दीवारों को तोड़ दे और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण भी कर दे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे हम काशी की बात करें, चाहे हम मथुरा की बात करें, ऐसे 30,000 मंदिर हमारे देश में रहे हैं जिनको तोड़कर मस्जिद और मज़ारें बना दी गई थी। अगर जो कहा जाता है कि जो मथुरा में मथुरा के मंदिर के लिए कहा जाता है जो यहाँ पे ईदगाह बना हुआ है, वो 1669 में औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, जब फिर ऐसे लोग, कुछ लोग आ जाएंगे कह के कि भाई, पर ये तो लीगल, ये तो अभी कोर्ट के अधीन है। ये तो अभी कोर्ट के अधीन है। वहां लोकल कोर्ट ने इस ऐसी एक पेशी को खारिज भी कर दिया था। और फिर जो अयोध्या में हुआ उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट है कि इन सारी जो हो चुका है, जो बीत चुकी है, उस पर उसको वापस करने का काम नहीं होगा। एक हेरिटेज एक्ट भी आ गया है। अब जो है सवाल ये उठ रहा है अनिला जी कि ये जब चुनाव आ रहे हैं तभी मथुरा याद आ रहा है, मथुरा को एक्टिवेट किया जा रहा है। अरे आनंद जी, मथुरा हम भूले कब है? हाँ, आप जाइए, वो धरती में ऊर्जा इतनी है। राधे राधे, राधे कृष्णा, मतलब मथुरा वृंदावन कोई भूल सकता है क्या? काशी कोई भूल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तीर्थ स्थली है ये। आप बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं, आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप ये जो एक्ट आया हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, शातिरता का ये एक्ट कांग्रेस लेकर आई है। इसमें रामलला मंदिर को छोड़कर बाकी सब डिबेटेबल है। अगर मथुरा की आप बात लेकिन करते कहीं ना कहीं अनिला जी ऐसा लग रहा है कि मथुरा को तब एक्टिवेट किया जा रहा है जब विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अयोध्या, काशी के बाद मथुरा, और ये बीजेपी का नारा भी हुआ करता था फखरुल हसन साहब, जब वो कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? मथुरा की तैयारी से आप क्या लगता है आपको? तो इस बात पर तो कोई ये नहीं होगा अगर मथुरा का डेवलपमेंट हो, अगर मथुरा को तीर्थ स्थली घोषित किया जाए, वृंदावन को भी तीर्थ स्थली घोषित किया जाए, वहां के 12-22 वार्ड्स को स्पेशल तवज्जो दी जाए, तो सबका विकास होगा। लेकिन बीजेपी की मंशा क्या है? केशव प्रसाद मौर्य की मंशा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब समय नहीं है कहीं पे भी। 5 सालों में इन्होंने विकास किया नहीं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, वो जहां भी विकास कार्य होने हैं, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहरों में हो, सब जगह विकास करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, आज किसान इनसे परेशान है। किसान को रौंदने वाली सरकार है, नौजवानों से रोजगार छीनने वाली सरकार है, महंगाई से जनता को मारने वाली सरकार है। आज इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ये मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता वो बहुत समझदार है। वो जो एक
मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जो कहते थे, पहले कहा करते थे 2017 में कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, पिछड़ों के नाम पे मुख्यमंत्री बनने का दावा करते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो आज मुझे लगता है उनका वो आज उनको पिछड़ों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी बात ना करके वो मुद्दों से मुद्दों पे बात करते हैं फखरुल हसन साहब। लेकिन देखिए, आपके कार्यकाल में तो फिर अयोध्या तो नक्शे से नदारद था, वहां सड़कों पर माइलस्टोन पर कहीं अयोध्या नहीं लिखा जाता था, अब कहीं वापस जाके अयोध्या वहां दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे प्राचीन स्थल लुप्त हो रहे थे तो ये बात तो क्योंकि मैं खुद इसका प्रत्यक्ष हूं तो मैं आपको कह सकता हूं, आप इसको ना नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए अनिला जी, जो असली विषय है उसको छोड़कर आप आस्था की डोर पकड़ रहे हैं, फिर से ये आप पे आरोप है। अरे कहाँ छोड़ रहे हैं भाई आनंद जी, अगर हम विकास का काम करते हैं तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप विकास काम कर रहे हैं तो अपने देवी देवताओं को कमरे में बंद ताला मार के चाबी ऐसी कुएं में डाल निकली ना सके, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल करते हैं। हम काम करते हैं और अपने जो देवी देवता हैं उनसे आशीर्वाद लेकर दिन काम करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लोग वो लोग हैं जो, अगर आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात भी कर लो, हाँ, अपनी जो हमारे जो मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई हैं उसके बारे में जिक्र कर लो तो ये तुरंत धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। और जिनके विषय में आप बात कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, वो तो अपने आप को सबसे बड़ा विक्टिम दिखाएंगे। विक्टिम दिखा के 20% की आबादी तो देखिए, लेकिन ये मंदिर मस्जिद में कहीं ना कहीं लोगों की आजीविका पर प्रश्न उठते हैं, बेरोजगारी पर प्रश्न उठाया जा रहा है। तो आप पर आरोप यह है कि आस्था से जोड़कर आप अपने आप को इन विषयों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, बेरोजगारी पे बात कर, कभी हम लोग पीछे हटे हैं? कभी पीछे हटे हैं? आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने वर्टिकल्स हैं, आए दिन डिबेट होती है, सैकड़ों डिबेट्स में तो मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। किस विषय पे हमने बात नहीं करी? आप लोग अपराधीकरण की बात करते हैं, हम उस पे बात करते हैं। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इंफ्रा पे बात करते हैं। आप लोग हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं। किस विषय पे बात नहीं करे? दिखा दिया, डंके की चोट पे दिखा दिया कि कितना विकास हमने किया है। फखरुल हसन साहब क्या कहेंगे? काशी का नाम मत लेंगे और मथुरा का नाम मत लेंगे, 100 बार लेंगे, राशि वापस लेके रहेंगे। देखिए, जब ये रोजगार की बात करती है तो हंसी आती है। बीपीएड के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षा जो जिनको नौकरी मिल गई थी, अनुदेशक जिनको नौकरी मिल गई थी, वो अपना हाईकोर्ट से मुकदमा भी जीत जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का काम करते। जिन बेरोजगारों को रोजगार मिल गया था उनसे रोजगार छीनने का काम करते हैं। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोरोना में देखा था कि उत्तर प्रदेश में कैसी हाहाकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि ऑक्सीजन के लिए अगर किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा तो उसका खर्चा पूरा प्राइवेट का सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश का एक केस बता दीजिए जिसका खर्चा उत्तर प्रदेश देखिए, साथ सबका होना चाहिए, प्रयास सबका होना चाहिए, विश्वास सबका होना चाहिए। तो क्या इस सबका विश्वास में जो हिंदू का विश्वास है वो कहीं गिनती में नहीं आता? अगर आता है तो फिर बाकी नेताओं का इस पर क्या कहना है? क्यों इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? और इस ट्रंप कार्ड को बीजेपी क्यों इस वक्त उतार रही है? बहुत सारे सवाल हैं, ये मुद्दा गर्म है। यहाँ खबरों का अखाड़ा समाप्त होता है, लेकिन खबरें जारी हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए।